एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि इंडिया ईयू क्लोज इन ऑन एफटीए एज नेगोशिएशंस कंक्लूड। तो अभी नेगोशिएशन खत्म हुआ है लेकिन साइन नहीं हुआ है, तो ये साइन होगा तब हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल में एक तो है जो राष्ट्रपति जो हमारे वो स्पीच दी थी उसके ऊपर दिया हुआ है कि वो क्या क्या मेंशन किए हैं, वंदे मातरम, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ढेर सारा इधर उधर उधर इधर, फिर लास्ट में थोड़ा चैलेंजेस दे दिया एडिटोरियल अपने तरफ से। तो बस वही है। माइंड द टाइम इंडिया नीड्स पब्लिक फंडेड जेरियाटिक केयर टू टेक केयर ऑफ इट्स एल्डरली। बेसिकली वो कह रहा है कि जो हमारा सदर्न स्टेट्स है उसमें पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे अकॉर्डिंग टू अ न्यू आरबीआई रिपोर्ट, केरला एंड तमिलनाडु विल बी एजिंग स्टेट्स बाय 2036 बिकॉज देयर एल्डरली पॉपुलेशन विल एक्सीड 22% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। अब प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन एज और टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, और साउथ में जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट कम है। तो उसमें जैसे डिलिमिटेशन का एक प्रॉब्लम आएगा। उसके अलावा कुछ कुछ पॉलिसी इश्यूज आएंगे। तो ये हम लोग देखते हैं जेरियाटिक केयर क्या होता है। जेरियाटिक केयर होता है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फॉर ओल्डर एडल्ट्स। ओल्डर एडल्ट्स मतलब अबव 75, 60, 65, मतलब एक कॉमन डेफिनेशन नहीं है। कोई भी जो मतलब रिटायर्ड जो होते हैं उनके लिए होता है। फोकसिंग ऑन देयर यूनिक नीड्स। यूनिक नीड्स क्या है? तो मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस, किसी को हाइपरटेंशन होगा, डिजीज वो हार्ट का प्रॉब्लम होगा, घुटने में दर्द होगा, ढेर सारा मेंटल इश्यूज होगा, आइसोलेशन फील करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन रेजिमेंट, अब उतना सारा प्रॉब्लम तो उतना सारा मेडिकेशन, फिर मोबिलिटी इशू इधर उधर आने जाने का, माइग्रेशन का। तो यूएन पॉपुलेशन फंड जो है उसका एक डेटा है कि अभी एट प्रेजेंट जो इंडिया का 10% ऑफ द पॉपुलेशन है वो एल्डरली है, और ये इंक्रीज हो जाएगा 19.5% बाई 2050। और नीति आयोग का डेटा है कि 71% जो एल्डरली है वो रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं। तो ये जो दो डेटा है आप इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है जेरियाटिक केयर में? सबसे पहले तो हाई प्रिवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे 48% जो है वो उनको हाइपरटेंशन है और 14% को डायबिटीज़ है। तो ये ऐसे डिजीज है जो आप क्योर नहीं कर सकते, इनके साथ आपको रहना पड़ता है, तो इसमें कंटिन्यूस मेडिकेशन और मॉनिटरिंग का ज़रूरत पड़ता है। रूरल एरिया सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर मेजॉरिटी ऑफ एल्डरली लिव। जो 70% डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में हैं, और जितने भी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ये सब है वो भी अर्बन एरियाज़ में ही मिलते हैं। रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स मिलते हैं। तो वो एक इशू है, क्योंकि अगर कोई ऐसा होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, तो उसके लिए उसमें फिर बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ होता है उसके कारण। लैक ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सर्टन डिजीज है, जैसे डिमेंशिया है, उसके लिए कोई वैसा कुछ खास है नहीं प्रॉब्लम ये ट्रीटमेंट। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। अब अगर उनका पेंशन नहीं है, अब अगर मोस्टली जो इंडिया में है वो इनफॉर्मल सेक्टर में, तो उनका पेंशन नहीं है, तो एक एज के बाद वो काम नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो अपने बच्चों पे या किसी और पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसके कारण उनका लाइफ बहुत हेक्टिक मतलब ख़राब हो जाता है। फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं है, अब हेल्थ का कुछ इशू हो गया या लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर सोशल आइसोलेशन होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे जो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में भी होता है कि जो छोटे रहते हैं वो चले जाते हैं माइग्रेट करके, उसके बाद अपनी वाइफ को बुला लेते हैं, बच्चों को बुला लेते हैं, और जो माँ बाप है वो गाँव में पीछे रह जाते हैं। फिर उसके बाद स्प्रेड ऑफ उसी में फिर क्योंकि न्यूक्लियराइज हो रहा है फैमिली, तो मतलब न्यूक्लियराइज हो रहा है मतलब पहले जैसे 3 जनरेशन साथ में रहते थे, फोर, जैसे दादा हो गया, बेटा हो गया और उनका फिर पोता हो गया, वो लोग साथ में रहते थे, मतलब ग्रैंडफादर, सन एंड ग्रैंडसन, और उनका फिर वाइफ और ब्रदर और ये वो साथ में रहते थे। अब हो गया कि बस हस्बैंड, वाइफ और उनका चिल्ड्रन। तो उसके कारण जो एल्डरली है वो लोग आइसोलेटेड फील हो रहे हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करिए इन डिजीजेस पे, डिमेंशिया, अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स। अर्थराइटिस यंग पॉपुलेशन में भी होता है, लेकिन जो एल्डरली है वो भी इसको फेस करते हैं। फिर एडिक्वेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज, एटलीस्ट जो जैसे कुछ चीज़ें जैसे हो गया कि डायबिटीज़ मॉनिटर करना है,
या ब्लड प्रेशर चेक करना है, ये सब कम से कम लोकली अवेलेबल हो, कि ये ना हो कि उनको मशीन खरीदना पड़े। और उसके कारण, क्योंकि अगर आपका जो डायबिटीज़ अगर अनचेक्ड है तो उसके कारण फिर आपको किडनी फेलियर होता है। अगर हाइपरटेंशन ज़्यादा है तो उसके कारण आपको हार्ट का डिजीज, हार्ट अटैक का टेंशन रहता है, ब्रेन हेमरेज का टेंशन रहता है। तो अगर मॉनिटर करते रहेंगे तो वो डिजीज, वो बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। प्रिवेंटिव केयर पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जब बीमारी हो उसके पहले ही हम लोग अगर उसको कैच कर सके कि हाँ होने वाला है, तो वो बढ़िया रहेगा। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, जैसे पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब का पेंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। फिर मेंटल हेल्थ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम लोगों को लगता है कि जो यंग पॉपुलेशन है उसी पे बात हो रहा है कि उसको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनका मेंटल हेल्थ इशू का बात ही नहीं हो रहा है। कम्युनिटी लिविंग मॉडल्स, जैसे रिटायरमेंट कम्युनिटीज़, अब क्योंकि वो आइसोलेशन फील करेंगे, काम पे जा रहे थे तो उनका एक लाइफस्टाइल था, अब रिटायर हो गए तो लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो जाता है। फिर हेल्थ लिटरेसी, बेसिकली जो आपको डिजीज़ होने वाला है या जो कॉमन डिजीजेज है उसके बारे में वो एल्डरली को और उनके फैमिलीज़ को बताया जाए। गवर्नमेंट ने क्या किया है इस पे, तो एक वय वंदना योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, इंश्योरेंस स्कीम है फॉर पीपल अबव 60। फिर एक राष्ट्रीय वयोश्री योजना है, फंडेड फ्रॉम सिटीजन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। ये जो वेलफेयर फंड है ये फिर अलग अलग जगह से पैसा कलेक्ट करता है, जैसे जो अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड होता है वो सबसे आता है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। फिर एक सेक्रेट पोर्टल है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कि जो 60 ईयर्स के ऊपर है वो रजिस्टर करेंगे और उनको मतलब नौकरी ढूंढ सकते हैं वो। फिर एक एल्डर लाइन है, टोल फ्री नंबर फॉर एल्डरली, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। उसमें क्या क्या चीज़ में, तो पेंशन में, मेडिकल एंड लीगल इश्यूज में। अब लीगल इश्यूज में क्यों चाहिए, अब उनका बेटा है वो लड़ रहा है भाई कि मेरे को दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, मेरे को मेरे नाम पे कर दो, जो भी कर दो, लीगल इश्यूज है कुछ। सेज एक इनिशिएटिव है, इसमें वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट और मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 1 में जो इंडियन सोसाइटी वाला पार्ट है उसमें ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जेरियाटिक केयर। और आज आज के समय में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा ये डेटा बोल रहा है कि अभी जो है जेरियाटिक केयर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है एल्डरली का। फिर यहाँ पे जॉन ट्रेज हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट, और ये अमर्त्य सेन के साथ बहुत काम करते हैं। तो ये फिर जी राम जी का मतलब, ये जी राम जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, जी राम जी का जो फेवर में जिन्होंने लिखा है ना, उनका जो आर्गुमेंट है उनको ये डाइसेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसे ये मनरेगा कहीं पॉइंट सबको उठा करके जी राम जी में डाल दिया गया और फिर उसको डिफेंड किया जा रहा है। इंडियाज बिगेस्ट क्लाइम, ये वाला आर्टिकल मेरे को काम का नहीं लगा। और ये जी राम जी वाला आप पढ़ सकते हो, देखिए जॉन रे जैसा आदमी अगर कुछ भी लिखता है ना तो वो पढ़ना चाहिए। फिर साइबर क्राइम एंड ग्लोबल गवर्नेंस क्राइसिस, ये साइबर क्राइम पे दिया हुआ है। साइबर क्राइम तो अब इंडिया में चल ही रहा है, अभी हाल में कितने यूएस का इंडिया में आए कपल, उनका कुछ 14 करोड़ का उनको ड्यूप कर दिया, डिजिटल अरेस्ट वाला सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है। तो इसमें हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, साइबर क्राइम पे हम एक अलग से नोट्स बना के डालेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर हाउ विल यूएस एग्जिट आफ्टर सोलर अलायंस, ये अलग अलग चीज़ों को कवर किया है और बोला है कि भाई कोई असर नहीं होगा, बस बस एक जगह असर होगा, वो है फाइनेंस, मतलब पैसा उधार लेने में। हाउ इज चाइना फ्रेमिंग इट्स अंटार्कटिक एम्बिशंस, तो चाइना में एक बिल लाया है अंटार्कटिक को लेकर के, उसका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, पीसफुल यूज़ के लिए, वहाँ पे कोई आर्म्स ना यूज़ हो, ये सब के लिए। तो वो अपने आप को बोल रहा है कि हम लोग जो है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ये अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम जो है ये 4-5 अलग अलग एग्रीमेंट्स का कलेक्शन है। जैसे पहला हो गया उसमें अंटार्कटिक ट्रीटी, ये सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल है, ये सबसे पहला 1959 में हुआ था। और इसी के बेसिस पे सारा जो भी आगे का है वो, इसमें जैसे क्या है कि उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं जाएगा, उसमें उसको वेपनाइज नहीं किया जाएगा, उसका पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ होगा, टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं करेगा कोई। फिर एक है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रोटोकॉल ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, मतलब इसी का एक प्रोटोकॉल है, उसको बोलता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। फिर एक कन्वेंशन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स, वहाँ पे सील मिलते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा मतलब
क्या एक्सप्लोटेशन होता है। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मेरीन लिविंग रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज मतलब कुछ भी जो लिविंग है, वो बैक्टीरिया से लेके सब हो गया। एग्रीड मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक फौना एंड फ्लोरा, फिर ये भी वही है, फौना एंड फ्लोरा सब हो गया उसमें। तो ये जो पांच चीज़ है, ये जो पांच ट्रीटी है या एग्रीमेंट्स है, इनको बोलता है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। देखिए अंटार्कटिक पे अलग अलग तरह से यूपीएससी न्यूज़ पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसमें सी लेवल राइज हो गया, फिर क्लाइमेट चेंज का उसमें इम्पैक्ट हो गया, उसका जो जियो पोलिटिकल इशूज़ है उसको लेकर के हो गया। और कुछ दिन पहले हम लोग एक न्यूज़ आया था हिंदू में ही, कि वो जो सदर्न ओशन है उसमें वो कार्बन सिंक से वो कार्बन वो अब रिलीज करने वाला है। तो उस पर हम लोग देखे थे कि कैसे जो विंड पैटर्न्स हैं वहाँ पे वो उसको असर कर रहा है, और आइस मेल्टिंग उसको कैसे रोक रहा है। वो सब वो आप मेरे एक प्रीवियस वीडियो में जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा, सदर्न ओशन करके लिखा होगा। उसके बाद देखिए, इसके बाद आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी काम का नहीं है। मेथड टू काउंट कास्ट, अब इसमें कुछ सवाल होता है, अब कास्ट कौन सा आपका तो सवाल होगा। तो उसमें ये लोग जो क्वेश्चनर अभी रिलीज हुआ था तो उस पर कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे हैं। इन दोनों को वो दिया गया है, ये अब IAF अचीव्ड एयर सुपीरियोरिटी ओवर पाक, ये एक स्विट्जरलैंड का बेस सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज है उसका। ठीक है, कैनेडियन पीएम लाइकली टू विजिट। अब कैनेडियन पीएम जो है वो बड़ा बड़ा बात बोल दिए डाउस में जाके, कि हम तो भाई जो मिडिल पावर है उसको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अब कार्नी मतलब वही डिनाइज FTA प्लान्स विद चाइना एमिड टैरिफ्स, ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट। तो फिर अब एक्शन इनका कुछ और है, बात कुछ और है। इन अ बिड टू शेड इलेक्शन ओनली टैग प्रो वांट टू IIT दिल्ली में कोई कास्ट और रेस पे एक सेमिनार हुआ, उसमें अब कुछ प्रोब होने वाला है। अब ये पूरा हमारा जो भी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन है। फिर विकीपीडिया वाले बोल रहे हैं कि हम विकीपीडिया को ऐसे ही रखेंगे, और AI जो है ठीक है AI है, लेकिन उसका फैक्ट गलत हो जाता है, हम लोग जो है वो सही है। अब UGC का एक गाइडलाइंस आया है, वो किस चीज़ पे है, तो रूल्स डेफिनेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड एलिजिंग बायस अगेंस्ट जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इन इन नॉट प्रोवाइडिंग फॉर मेजर्स अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स। बेसिकली जो लोअर कास्ट स्टूडेंट्स हैं ना, SC ST, उनसे रिलेटेड एक ये आया रेगुलेशन आया। तो उसमें फिर अपर कास्ट वाले भी गुस्सा रहे हैं और लोअर कास्ट वाले भी गुस्सा रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। चार धाम टेम्पल्स सीक टू प्रोहिबिट एंट्री ऑफ नॉन हिंदूज, यहाँ पे आर्टिकल 25 का इशू उठता है, क्योंकि मंदिर तो हिंदूज का है, तो वो बोलेंगे कि हाँ अ, हमारे मंदिर में कौन आना चाहिए और नहीं आना चाहिए। लेकिन एक फिर इसमें प्रॉब्लम उठता है, जो है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, जिसका सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ उस केस का। तो उसमें वो तय करेगा कि भाई ये जो प्लेसेस ऑफ पिलग्रिम या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसमें दूसरे कास्ट अगर आ सकते हैं कि नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदूज के डेफिनेशन में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। बस कौन नहीं आते हैं, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस नहीं आते हैं, पारसीज नहीं आते हैं। तो फिर वो सब थोड़ा इशू बन जाएगा। अब इसमें तो कोई कोर्ट भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैसा कोई मैटर ही नहीं है। फिर RBI बोल रहा है कि जो पोल बाउंड स्टेट्स है स्पेंड केयरफुली वाइल कटिंग डेट। इसमें कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, असम है, केरला है, ये सब के बारे में ये आप लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 293 बोरोइंग बाय स्टेट्स फार्मा। उसके बाद बांग्लादेश में जो ढाका के पुलिस कमिश्नर थे और एक दो जो हायर ऑफिसर थे, उनको वो दे दिया है कि भाई तुम लोग डेथ सेंटेंस दे दिया, और कुछ इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स को 3 3 साल 4 साल 5 साल का जेल डाल दिया है। और मिनेपोलिस में अभी मिनेसोटा में वो हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो उसमें कल हम लोग डिस्कस किए थे इंडियन गवर्नर वर्सेस US गवर्नर, वो भी आप देख सकते हैं। और वो नोट्स फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, वो लक्ष्मीकांत में कवर नहीं किया हुआ है। लीडरशिप बैटल्स ब्रू इन लेबर और टोरीज, वहाँ पे पार्टीज है, जैसे यहाँ कांग्रेस भाजपा है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट इस वजह से यूक्रेन यूक्रेन वाले बोल रहे हैं, जेलेंस्की बोल रहे हैं कि US जो अब उनको सिक्योरिटी देगा, तो उसका एग्रीमेंट पर। साइंस वाला मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा।
ये क्योंकि ये पीयर रिव्यूड होता है। आप जो भी साइंस में जो आप सुनोगे पीयर रिव्यूड जर्नल जैसे लैंसेट है, तो उसमें अगर आपको छपवाना है ना, आपको प्रिंट करवाना है, तो आप पहले उसको, लोगों को वो जाता है, फिर वो लोग उसको रिव्यू करते हैं, तब वो प्रिंट होता है। तो उसी के ऊपर है कि कैसे जो पीयर रिव्यू कर रहे हैं वो लोगों का काम बढ़ रहा है। फिर लाइफ पेज है हीट टैक्स टू रन केमिकल रिएक्शन, ये मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा। फिर ये सब ऐसे ही छोटा मोटा न्यूज़ है। वंदे मातरम, फिर कुछ है नहीं आज। ये जो यूजीसी लाया रेगुलेशन, उस पर बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट है उन्होंने रिजाइन कर दिया, साइटिंग डिसएग्रीमेंट विद पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। कश्मीरी विल सर्वाइव, गैलोट डिमांड्स, लीडर्स कॉल फॉर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज स्टेट्स मार्क रिपब्लिक डे, फेल्ड एनडीए रिस्टोर्ड, क्योंकि वो AIADMK और भाजपा वो लोग साथ में आ रहे हैं ना। सो लोग ऑन रिपब्लिक डे, ये नासिक से फार्मर्स चले हैं, जाएंगे देवेंद्र फडणवीस से मिलने, और 40,000 कुछ फार्मर्स हैं। रेस्क्यू इंसल्ट टू महाराष्ट्र। अब जब वो उद्धव ठाकरे का सरकार था, तो ये जो गवर्नर साहब हैं भगत सिंह कोश्यारी, ये वैसा ही काम से करते थे जो RN रवि और वो केरला और कर्नाटक के गवर्नर्स कर रहे हैं। तो इनको दे दिया है पद्म भूषण, तो उसी में ये लोग बोल रहे हैं कि भाई दिस इज एन इंसल्ट। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग बस ये चीज़ याद रखिएगा, जेरियाटिक केयर पेपर 1, GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये अंटार्कटिक ट्रीटी जो है ना, अंटार्कटिक से आपको कम से कम इतना दिमाग में रहना चाहिए कि इससे रिलेटेड ट्रीटीज़ हैं। और एक जो इशू आर्कटिक और अंटार्कटिक में उठता है वो यही कि अंटार्कटिक ट्रीटी है वो, उसको रूल बेस्ड एक सिस्टम तय कर दिया है, लेकिन आर्कटिक में ऐसा नहीं है। और इसलिए वो नॉर्दर्न सी रूट को सब सोच रहे हैं कि भाई, और वही नहीं, जो आर्कटिक आइस जो मेल्ट हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि वहाँ भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हम लोग कर सकें। तो ये 3-4 जो 5 ट्रीटी है, इसमें आप लोग 1-2 नाम याद रखोगे ना, तो आपको मेन से आंसर राइटिंग में मदद मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।